सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज कभी उगता ही नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। वो दुनिया हमेशा के लिए अपने ही एक विशाल चांद के पीछे छिपी हुई है, एक ऐसे ग्रहण में जो कभी खत्म नहीं होता। स्रोतों में इस जगह को पेनम्ब्रल वर्ल्ड कहा गया है। यहाँ सुबह नहीं होता, दिन नहीं होता, बस एक स्थायी धुंधल का है। आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी अनोखी दुनिया की गहराई से पड़ताल करेंगे, समझेंगे कि ऐसे हालात में जिंदगी कैसे पनपती है और वहां मौजूद एक खोई हुई सभ्यता के क्या राज हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो इस दुनिया को सबसे अलग बनाती है, इसका आसमान। स्रोत कहते हैं कि ये दुनिया एक स्थायी पेनम्ब्रा में रहती है। इसका क्या मतलब है? पेनम्ब्रा का मतलब है एक हल्की छाया। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान चांद की जो मुख्य गहरी छाया होती है, उसके आसपास का एक धुंधला इलाका होता है ना। हाँ, बस उसे ही पेनम्ब्रा कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये दुनिया हमेशा के लिए उसी हल्की छाया में जी रही है। इसका चांद इतना बड़ा और इतना करीब है कि वो सूरज को तो ढक लेता है, पर किनारों से थोड़ी रोशनी छन कर आती रहती है। मतलब वहाँ कभी पूरा अंधेरा नहीं होता और ना ही कभी पूरी रोशनी होती है, बस एक बीच की स्थिति, हमेशा के लिए। बिल्कुल। और इसका असर बहुत गहरा है। पूरी जमीन एक ठंडी नीली या शायद बैंगनी रोशनी में डूबी रहती है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ शाम के ठीक बाद का वक्त होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। और क्योंकि दिन और रात का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ मौसम भी लगभग एक जैसे ही रहते हैं। कोई गर्मी सर्दी का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एक ठंडी स्थिरता में जैसे जम गया हो। ये सुनने में जितना शांत लगता है उतना ही अजीब भी। और वो विशाल चांद आसमान में, वो कैसा लगता होगा? वो आसमान पर पूरी तरह हावी है। स्रोत बताते हैं कि वो इतना बड़ा है कि क्षितिज के एक बहुत बड़े हिस्से को घेरे रहता है, एक खामोश पहरेदार की तरह। लेकिन देखिए, स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आसमान उबाऊ है। क्योंकि सूरज की कोई चकाचौंध नहीं है, तो तारे बहुत ज्यादा साफ और चमकीले दिखते हैं, बर्फीली सुइयों की तरह अंधेरे में छुपते हुए, मैंने पढ़ा था। बिल्कुल। और मैंने स्रोतों में बिजली के तूफानों के बारे में भी पढ़ा था। वो कुछ अलग तरह के होते हैं। हाँ, वो बहुत अनोखे हैं। वहाँ बादलों के बीच बिजली कड़कती तो है, लेकिन वो नीचे जमीन पर नहीं गिरती। अच्छा, हाँ। तो फिर बादल अंदर से ही चमक उठते हैं, जैसे कोई विशाल लैंप जला रहा हो। और वो चमक नीचे के जंगलों और खंडरों पर एक भूतिया रोशनी डालती होगी। सही कहा। तो आसमान एक कैनवास की तरह है, जिस पर कोई लगातार परछाइयों और धीमी रोशनी से कुछ बना रहा है। वो बदलता तो रहता है, पर कभी पूरी तरह रोशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हमें जीवन का एक बिल्कुल नया नियम देखने को मिलता है। अगर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मतलब सूरज मौजूद ही नहीं है, तो जीवन कैसे चलेगा? यही इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है और सबसे शानदार समाधान भी। स्रोतों के अनुसार इसका जवाब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। अंदर से? हाँ, जब बाहर कोई रोशनी नहीं थी तो जीवन ने खुद को ही एक टॉर्च बना लिया। अब बायोल्यूमिनेसेंस की बात कर रही हैं, यानी जीवों का खुद रोशनी पैदा करना। हाँ, लेकिन ये हमारे महासागरों की कुछ मछलियों जैसा नहीं है। ये तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम का आधार है। पूरे इकोसिस्टम का? यहाँ जंगल पेड़ों से नहीं बल्कि विशाल फंगस से बने हैं, अनफ्रो मशरूम की तरह, लेकिन कई मंजिला इमारतों जितने ऊंचे। और ये सब चमकते हैं। हाँ, ये सभी नीले, हरे और बैंगनी रंग की कोमल रोशनी छोड़ते हैं। मतलब जमीन खुद ही रोशन है। ये तो कमाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितना गहरा जाओ उतनी ही रोशनी बढ़ती जाती है? उतनी ही रोशनी बढ़ती है। ठीक यही रोता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। सतह पर धुंधला का है, लेकिन आप किसी घने जंगल या गुफा में घुसते हैं तो वहाँ जीवन की अपनी रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा होता है। और पौधे भी? यहाँ के पौधे सिर्फ रोशनी नहीं देते, वो इसका इस्तेमाल बात करने के लिए भी करते हैं। बात करने के लिए? हाँ, वो रोशनी के स्पंदन मतलब पल्सेस के जरिए एक दूसरे को रासायनिक संकेत भेजते हैं। एक तरह से पूरा जंगल एक जैविक इंटरनेट है। वाह! और जानवर, शिकारी और शिकार का खेल इस चमकती दुनिया में कैसे होता होगा? वो और भी ज्यादा जटिल है। यहाँ के जानवरों ने बायोल्यूमिनेशंस को एक कला की तरह विकसित कर लिया है। कुछ शिकारी अपने शरीर पर ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो शिकार को या तो भ्रमित कर देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। और शिकार? कुछ शिकार बनने वाले जीव खतरे के समय अचानक तेज रोशनी छोड़ते हैं,
ताकि शिकारी एक पल के लिए अंधा हो जाए और वो भाग सके। तो रोशनी ही यहाँ की भाषा है, हथियार है। और सुरक्षा कवच भी। बिल्कुल, हर चमक का एक मतलब है। कुछ जीवों के शरीर पर लहरों की तरह रोशनी दौड़ती है, कुछ दिल की धड़कन की तरह चमकते बुझते हैं। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है रोशनी की। ऊर्जा, संवाद, शिकार, बचाव, सब कुछ रोशनी के जरिए। अंधेरे ने जीवन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे चमकने पर मजबूर कर दिया। और महासागर, स्रोतों में उनका जिक्र तो बहुत शानदार तरीके से किया गया है। उन्हें तरल आकाशगंगा कहा गया है। तरल आकाशगंगा। हाँ, लहरों के किनारों पर नियॉन रोशनी की झालरें बनती हैं, क्योंकि पानी में लाखों छोटे छोटे चमकने वाले जीव होते हैं। जब कोई बड़ा जीव तैरकर गुजरता है तो वो अपने पीछे सितारों की एक पूंछ छोड़ जाता है। ऐसा लगता होगा मानो महासागर पानी का नहीं बल्कि तरल रोशनी का बना हो। बिल्कुल। तो पूरा ग्रह ही अंदर से चमक रहा है, एक जीवित तारे की तरह। लेकिन इस चमकती हुई दुनिया में सब कुछ रोशनी नहीं देता। स्रोतों के मुताबिक इसी चमक के बीच कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ खंडर। हाँ, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इन चमकते हुए फंगल जंगलों के बीच एक खोई हुई सभ्यता के विशाल शहर हैं, और ये इमारतें आसपास की दुनिया के ठीक विपरीत हैं। विपरीत कैसे? वे रोशनी देती नहीं, बल्कि उसे सोख लेती हैं। सोख लेती हैं? इसका क्या मतलब हुआ? ये किस चीज से बनी है? स्रोत बताते हैं कि ये एक अज्ञात काले पत्थर जैसे मिश्र धातु से बनी है। एक ऐसा मटेरियल जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर तरह की रोशनी को लगभग पूरी तरह से सोख लेता है। तो दिन के धुंधलके में ये सिर्फ काली परछाइयों की तरह नहीं? हाँ, नहीं, ये अंतरिक्ष में एक छेद की तरह दिखते हैं। इसी वजह से इस वास्तुकला को शैडो बिल्ट आर्किटेक्चर कहा गया है। शैडो बिल्ट यानी परछाई से बनी हुई। ये नाम ही अपने आप में डरावना है। तो क्या ये लोग अंधेरे में रहते थे? वे सिर्फ अंधेरे में रहते नहीं थे, ऐसा लगता है कि वे अंधेरे को समझते थे और शायद उसे नियंत्रित भी करते थे। लेकिन स्रोत एक दिलचस्प थ्योरी देते हैं। हो सकता है उन्होंने उस लाइट अब्सॉर्बिंग मटेरियल से सिर्फ इमारतें ही नहीं बनाई, बल्कि ऐसे उपकरण भी बनाए जो परछाई को एक जगह से दूसरी जगह प्रोजेक्ट कर सके। एक ऐसा हथियार जो रोशनी को सोख कर कहीं पूरा अंधेरा कर दे? हाँ, या शायद वो परछाई का इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत के तौर पर करते थे। और दीवारों पर भी कुछ खास तरह के चिन्हों का जिक्र है। हाँ, और वो भी उनके अंधेरे के ज्ञान को दिखाता है। दीवारों पर लिखावट और कलाकृतियां खुदी हैं, लेकिन वो सामान्य रोशनी में नहीं दिखती। तो फिर कब दिखती हैं? वे सिर्फ तब चमकती हैं जब उन पर तारों की सबसे हल्की रोशनी एक खास कोण से पड़ती है। वो रोशनी जो उस विशाल चांद के किनारों से छन कर आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिखावट साल के ज्यादातर समय अदृश्य रहती थी। बिल्कुल। सिर्फ कुछ खास पलों में जब तारों की रोशनी सही एंगल पर पड़ती थी तभी वो राज खुलते थे। ये तो किसी खजाने के नक्शे जैसा लगता है। सही कहा। इससे पता चलता है कि उनका समय, उनका खगोल विज्ञान और शायद उनका धर्म भी सब कुछ उस स्थायी ग्रहण और तारों की धीमी गति से जुड़ा हुआ था। पर यह कहना मुश्किल है कि वो परछाई की पूजा करते थे या उसे एक विज्ञान की तरह इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि वे अंधेरे से डरते नहीं थे, वे उसमें जीते थे। लेकिन फिर वो सब गए कहाँ? इतने उन्नत लोग जो परछाई को काबू कर सकते थे, वो अचानक गायब कैसे हो गए? ये शहर अब खाली है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब शायद ग्रह की सबसे अजीब जगहों में छिपा है। कौन सी जगह है? जिन्हें पेनम्ब्रल फॉल्ट्स कहा जाता है। ये क्या है? जमीन में दरारें? ये सिर्फ भौगोलिक दरारें नहीं है, ये बहुत गहरी घाटियां हैं जहां अंधेरा पूर्ण है। पूर्ण अंधेरा? हाँ, ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये एक शून्य है, एक ऐसी जगह जहां प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ तक कि इस दुनिया के चमकने वाले जीव भी इन दरारों के पास आकर चुप हो जाते हैं। उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ लगता है। स्रोत भी यही कहते हैं। इन दरारों में ध्वनि गुम हो जाती है और देखने पर भी नजर धोखा खाती है। कुछ थ्योरीज थी कि प्राचीन सभ्यताएं इन दरारों का इस्तेमाल करती थी। हाँ, कुछ का मानना है कि उन्होंने इन दरारों का इस्तेमाल ऊर्जा स्रोत के रूप में किया था।
शायद वे इस पूर्ण अंधेरे से किसी प्रकार की ऊर्जा निकालते थे, लेकिन आज भी इन दरारों से एक अजीब तरह का स्पंदन महसूस होता है, जैसे कुछ बहुत विशाल और पुराना उन गहराइयों में सो रहा हो। तो क्या इन दरारों का उनकी गुमशुदगी से कोई लेना देना है? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत कोई एक जवाब नहीं देते, लेकिन वो 3 मुख्य सिद्धांत पेश करते हैं और तीनों ही अपने आप में बहुत परेशान करने वाले हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला है शैडो एनर्जी का पतन। मतलब अगर उन्होंने अपनी पूरी सभ्यता को परछाई और अंधेरे से मिलने वाली ऊर्जा पर आधारित कर दिया था, तो हो सकता है कि उनका सिस्टम फेल हो गया हो। एक छोटी सी गलती और जिस तकनीक ने उन्हें बनाया वही उन्हें निगल गई। खंडरों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पत्थर पिघले हुए से लगते हैं, जैसे किसी ऊर्जा स्रोत में भयानक विस्फोट हुआ हो। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है पेनिम्ब्रल फॉल्ट का जागना। शायद उन गहरी दरारों की खोज करते हुए उन्होंने अंधेरे के अंदर किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सके, कुछ ऐसा जो उन दरारों में सोया हुआ था और जिसे जगाना नहीं चाहिए था। वो स्पंदन जो आज भी महसूस होता है, शायद उसी चीज की सांसें हैं। ये तो किसी हॉरर कहानी जैसा लगता है। और तीसरा सिद्धांत? वो है पर्यावरणीय संतृप्ति। इसका क्या मतलब हुआ? ये सिद्धांत कहता है कि उनका दुश्मन कोई तकनीक या कोई जीव नहीं, बल्कि खुद वो जंगल था जिसमें वे रहते थे। जंगल? हाँ, क्या हो सकता है कि बायोलुमिनेसेंट इकोसिस्टम उनसे ज्यादा तेजी से विकसित हो गया। शायद फंगस और पौधों की आक्रामक प्रजातियों ने धीरे धीरे उनके शहरों पर काबू पा लिया, उनकी मशीनों को जाम कर दिया और उन्हें धीरे धीरे निगल लिया। तो इस मामले में वे किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपने ही घर की प्रकृति से हार गए। हो सकता है कुछ सबसे पुराने खंडर पूरी तरह से चमकने वाले फंगस से ढके हुए हैं, जैसे जंगल ने उन्हें वापस अपनी दुनिया में मिला लिया हो। कारण जो भी हो, नतीजा एक ही है। ये दुनिया अब चमकते हुए जीवन और खामोश खंडरों का एक संग्रहालय बन गई है, जो उस शाश्वत रात में संरक्षित है। एक ही जगह पर इतनी सुंदरता भी है और इतना दुख भी। स्रोतों के शब्दों में कहें तो पेनिम्ब्रल वर्ल्ड न तो मृत है और न ही जीवित। ये सपना देख रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रात कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जीवन फिर भी चमकने का रास्ता खोज लेता है। जहां अंधेरे का राज है, लेकिन सुंदरता पनपती है। इस दुनिया के बारे में जानना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितनी असाधारण और मुश्किल परिस्थितियों में ढल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकाश और अंधेरा सिर्फ भौतिक अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वो ताकतें हैं जो जीवन को आकार देती हैं। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, अगर उस प्राचीन सभ्यता ने वाकई परछाई को एक संसाधन या दूसरी दुनिया में जाने के दरवाजे की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था, तो क्या वो सच में गायब हो गए, या उन्होंने बस कहीं और जाने का रास्ता खोज लिया? शायद वे मरे नहीं, बस उन्होंने अपना पता बदल लिया।